तजभाव पलायन का दायित्व निभाता चल, सांसों की सरगम पे तू गीत सुनाता चल। नमस्कार, धरती द्वारी में आपका बहुत बहुत स्वागत। और ये लाइंस यही कहती हैं कि हमें सांसों की सरगम की तरह बढ़ते जाना है। जैसे श्वास आ जा रही है वैसे ही चलते रहना है लाइफ में। कोई भी काम अगर नहीं हुए हम रुक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए और फिर हम उस लक्ष्य को पा लेते हैं। और ऐसी ही बहुत सी बातें हैं, जब हम किसी के जीवन से समझते हैं तो हमें भी लगता है कि हाँ, हम भी कर सकते हैं। तो आज कुछ ऐसी ही बात करते हैं, एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे। एक बार तो बिल्कुल फर्श पे आ गए, लेकिन फिर से अर्श पर आए, लेकिन मेहनत, लगन और विश्वास के कारण। तो ऐसी ही शख्सियत हैं, जाने माने साहित्यकार और डिज़ाइनर हैं, पॉडकास्टर हैं। नाम है इनका निखिल कपूर। बहुत बहुत स्वागत धरती दौरारी के मंच पर। थैंक यू तरुण। और ढेर सारा स्नेह प्यार सब देखने वालों को। औपचारिकता में नमस्कार की नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे करीब स्नेह और प्यार ज़्यादा बेहतर चीज़ है बांटने के लिए जी, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी। जितना दीजिए उतना बढ़ता है। और अक्सर हम इसी में कंजूसी कर जाते हैं। तो ढेर सारा प्यार आप सबके लिए, और उम्मीद है उतना ही प्यार मेरे पास वापस आ रहा है, जिसकी मुझे फीलिंग भी हो रही है। जी, और ये हर सुबह फीलिंग होती है सर, आपको बताएं। और धरती द्वारी का मंच ही ऐसा है जहाँ पर जब हम बात करते हैं तो एक जीवन के बारे में जान पाते हैं और एक इंस्पिरेशन मिलती है। आप ही बताएं निखिल जी कि साहित्यकार आज आप हैं, आप जाने माने डिज़ाइनर हैं, पॉडकास्टर हैं, पर एक ज़माना वो था जब बचपन में कुछ कर गुजरने की चाहत थी, कुछ और भी करना चाहते थे, पर एक वक्त ऐसा भी था जब कुछ नहीं पता था कि क्या करना है। तो बचपन कैसा था, कहाँ बीता, सब कुछ बताइए। तरुण, बचपन वैसे ही था जैसा हर बच्चे का होता है। बचपन मेरा कानपुर में, पैदाइश मेरी कानपुर की है 1965 की। और एक नॉर्मल बच्चे की तरह घर में पहला था बच्चा, तो दादी का, चाचाओं का बहुत लाडला था। लेकिन एक चीज़ थी, जब मैं पैदा हुआ और जब मैंने समझना शुरू किया, तो उस समय हमारे घर में, आप नहीं मानोगे, कम से कम 2,500-3 हज़ार किताबों की अलमारियाँ तो थीं। मेरी दादी को और मेरे चाचा को बहुत पढ़ने का शौक़ था। और उस समय हिंद पॉकेट बुक्स और कुछ किताब ऐसी होती थी जिनकी महीने की सदस्यता होती थी कि हर महीने आप इतनी किताबें मंगाते हो जी। और जिस उम्र में लोग मिल्स एंड बून्स पढ़ते हैं, अमर चित्रकथा पढ़ते हैं और ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से मैं 6ठी या 7वीं में था जब मैंने उपन्यास पढ़ने शुरू कर दिए थे। वो मोटे मोटे जो आते थे, हाँ, मोहन राकेश के। मोहन राकेश, धर्मवीर भारती तब मैंने पढ़ा था जी। अमृता जी को तब पढ़ा था, अमृता जी को तब समझना शुरू किया था। उसके बाद मंटो जी आए। लेकिन हाँ, मैं अगर ये कहूँ कि अमृता जी ने मेरी लाइफ को, मेरे पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स रिलेशनशिप, टुवर्ड्स प्यार को जितना बदला, उससे मेरा पूरा जीवन का दृष्टिकोण रिलेशनशिप्स को लेकर बिल्कुल बदल ही गया, नजरिया बदल गया। वो उम्र होती है जब आप स्कूल में 10वीं 12वीं में होते हो, कॉलेज में आते हो, एक अट्रैक्शन होता है जिसे आप प्यार समझ लेते हो। पर मैंने अमृता जी को कुछ इतना पढ़ लिया था कि मुझे प्यार की वो परिभाषा समझ आ गई थी कि प्यार सिर्फ वो नहीं है जिसे हम प्यार कहते हैं। प्यार को छुआ नहीं जा सकता, जो छुआ गया वो प्यार नहीं है। सो आज तक मैंने प्यार की उस लेवल को छूने की कोशिश करी है जो शायद मैंने अमृता जी की किताबों में पढ़ी। तो आपने मन से उस चीज़ को 6ठी 7वीं क्लास में ही समझ लिया कि एक्चुअल में जो एक, वो कहते हैं ना, हर हम किसी भी धर्म में देखें सभी कहते हैं प्यार से रहिए, प्यार फैलाइए, प्यार से मिलिए। अब आप यहाँ पर ये बताइए कि जब वो एक दौर बच्चे का होता है, जब आप छोटे से थे, तो इन किताबों के अलावा कोई और किताबें थी जो डराती थी? सिलेबस में कहीं कुछ ऐसा हुआ करता था? हाँ बिल्कुल, मैथ्स डर लगता था। डर लगता था, आफत थी। और स्पेशली जब अलजेब्रा आ गई तब तो बिल्कुल ही नहीं समझ आता था। A+B=C कैसे हो सकता है भाई? खैर आज तक नहीं समझ आया। साइंस, बेसिक साइंस तक तो समझ आया, लेकिन जब वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स हुआ तो
ऊपर से निकलना शुरू हो गया। क्योंकि भगवान ने चाहा था कि आप एक डिज़ाइनर बनेंगे, एक साहित्यकार बनेंगे, इसलिए वहाँ रुचि नहीं हो पाई। और तो ये चीज़ मैं आज कहना चाहूँगा हर पेरेंट्स से, जो आज एक बच्चों में दौड़ आपने कर दी है, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा हर चीज़ में माहिर हो। कई बार चीज़ों में माहिर ना होना भी अपने आप में एक अलग तरह की समझ होती है। एजुकेशन जिंदगी जितनी आपको देती है ना, उतनी स्कूल और कॉलेजेस में नहीं मिलती। जी, स्कूल कॉलेजेस में आप सिर्फ वही पढ़ते हो जिसे आप रट सकते हो, सिलेबस जो कहता है। यस। तो लाइफ अपने आप में बहुत कुछ सिखाती है। बिल्कुल। अब मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दूं, मैंने अपना डिज़ाइनिंग का किया था निफ्ट से, फर्स्ट बैच से। तो आपका क्या ख्याल था, क्या पहले मैं इस बात में रोकूंगा आपको, कि आपको लगा था कि मुझे क्या करना है एक्चुअल में, उस वक्त क्या चाहत थी जब आप पढ़ते थे अमृता प्रीतम सिंह को? तो आपने सोचा था कभी, कोई बच्चा सोचता मैं डॉक्टर बनूं या मैं पायलट बनूं, कुछ ऐसा मन में था? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत खूबसूरत। ये लाइफ जर्नी जो है ना, बहुत ही डिफरेंट थी मेरी। जैसे सब बच्चों के साथ होता है कि भाई डॉक्टर बन जाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, स्पेशली उस टाइम पे। तो मैंने अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में थिएटर काफ़ी शुरू कर दिया था। मैं काफ़ी थिएटर करता था और इस तरह की एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था। और मज़े की बात है कि मेरे हमउम्र के बच्चे जो थे वो मेरी इस चीज़ को पहचान नहीं पाते थे। तो उसके बारे में भी आगे मैं बात करूंगा कि वो कैसी दिक्कतें आई। पर जो अभी आपने पूछा लाइफ जर्नी के बारे में, तो जैसे कॉलेज ख़त्म हुआ, अब आगे क्या, भाई कोई ना कोई टेक्निकल लाइन। तो हमारे घर में हमारे मामा जी बहुत नोन चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ करते थे। कोरोना के टाइम में हमने उन्हें लूज़ किया, तो जी, उन्होंने कहा कि बेटा अच्छे नंबर, फर्स्ट डिवीज़न आपने ली है, आप सीए करो। भाई पेरेंट्स ने भी तैयार हो गए, सीए कर लिया जी, सीए में एडमिशन ले लिया, शुरू कर दिया। 2 एग्ज़ाम्स भी क्लियर हो गए। उसके बाद मेरे को एक दिन रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो चीज़ है ही नहीं जो मैं लाइफ में करना चाहता हूँ, ये तो बड़ी बोरिंग है। आपको बोर लगी, लेकिन बहुत लोगों को इंटरेस्टिंग लगी। बहुत लोगों को इंटरेस्ट, देखिए फिर वही बात, किसको क्या अच्छा लगता है। ठीक बात है। और उस एक दिन मेरे को याद है, शायद उस दिन रिजल्ट आया था या कुछ हुआ था। मैं घर आया और मैंने अपने पिताजी को बोला कि पापा मुझे नहीं लगता ये मैं करना चाहता हूँ जिंदगी में। इमेजिन एक बच्चा जो कर रहा हो और वो आपसे आके बोले तो पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होगा। बट मेरे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे जी। पर उन्होंने ये मेरी बात सुनी और उनका सिर्फ एक जवाब था, जिंदगी में वो करो जो करना चाहते हो। क्या बात। ताकि पलट के ये नहीं कहो कि ये जिंदगी में मैंने आपके कारण किया, जो करो खुद के लिए करो। और उन्होंने मेरे को बोला तेरे को करना क्या है? मैंने कहा जी मेरे को तो एनएसडी में एडमिशन चाहिए। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। यस, वो उस समय एक चार्म था, बहुत चार्म था। आज भी है, आज भी है। वो तो खैर कभी खत्म होगा ही नहीं। उस इंस्टीट्यूट ने तो जो कलाकार हमें दे दिए और दे रहे हैं, तो पिताजी ने कहा ठीक है आप चले जाएं दिल्ली, जाके पता करें। टिकट कटा लिया, कुछ पता तो था नहीं एनएसडी के बारे में। चले गए हम एनएसडी, वहाँ पहुँचे, कैसे होता है एडमिशन, क्या होता है, और ये सब खुद अकेले पहली बार निकले थे, पहली बार दिल्ली गए थे। तो पता चला जी एडमिशन्स तो ओवर हो चुके हैं, अब तो नेक्स्ट साल, अगले साल ही होंगे। पिताजी से फ़ोन पे बात हुई, बोले अब क्या चाहते हैं आप? मैंने कहा मैं यहीं रहना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि कुछ और क्या कर सकता हूँ। और उस समय मेरे एक मित्र थे, उन्होंने मुझसे कहा कि यार एक फैशन इंस्टीट्यूट आ रहा है निफ्ट, जो FIT न्यूयॉर्क से एफिलिएटेड है, एंड क्योंकि तेरी आर्ट बहुत अच्छी है, इंटरेस्टेड है, तो पेंटिंग्स बनाता है। और मैं पेंटिंग्स भी बनाते थे। मैं पेंटिंग्स भी बहुत बनाता था। बताइए कि आप इतने सारे काम कर कैसे लेते थे? आप लिख भी लेते थे, पढ़ भी लेते थे, आप अपनी एजुकेशन भी करते, पेंटिंग भी कर लेते। तो पेंटिंग पे कॉलेज में मुझे बिट्स पिलानी में जो फेस्टिवल्स होते हैं, उस फेस्टिवल में उस टाइम मुझे
8-10 अवार्ड्स मिले थे, जिसमें वाह। से एक बेस्ट पेंटर अवार्ड भी था। हम्म तो मैंने कहा ठीक है, ट्राई करते हैं, हम्म क्योंकि रिलेटेड लाइन थी, शौक भी था, फैशन के बारे में कुछ पता तो था नहीं। ऑब्वियसली कानपुर से, जहां पे टेरिकॉट की पैंट और टेरिकॉट की शर्ट, ठीक है, अप्लाई कर दिया, एग्जाम भी दे दिए, इंटरव्यू भी हो गया, एडमिशन भी हो गया। मतलब गए थे एनएसडी और देखिए ये मुझे लगता है कि जो ऊपर वाले की जो प्लानिंग है ना, उसने आपके लिए सब कुछ प्लान किया प्लान होता कर है, रखा आप अपने आप को सिर्फ उस बहाव में छोड़ दो, वो इसी में उसको एंजॉय करो। इसमें कहते हैं ना कि कर्ता बन मत घबरा, सब पूर्व नियोजित है। यस, है ना? सब है। जब आप उससे झगड़ने की कोशिश करोगे ना, बहते हुए पानी के साथ बहते जाओ ना, तो आप बहुत एंजॉय करते हो। एंजॉय करोगे। अच्छा, एक बात यहाँ पूछना चाहेंगे, आप डिज़ाइनिंग लाइन में फिर आ गए, लेकिन जब आपने ड्रामा किए तो बहुत से ड्रामा किए, क्योंकि 10 ड्रामा करने के बाद तो एनएसडी का सफ़र शुरू होता था। वो मैंने भी दिया था। तो कोई ऐसा ड्रामा का डायलॉग याद आता है या कुछ ऐसा कैरेक्टर याद आता है जिसके डायलॉग आज आप, क्योंकि दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि इनकी एक्टिंग स्किल भी जान लें, पेंटिंग तो बता ही दिया आपने। मैंने एक प्ले किया था, 2 प्ले किए थे जो मैं बहुत करीब है। एक था लक्ष्मी का स्वागत और दूसरा था सराय के बाहर। जी। सराय के बाहर एक बहुत खूबसूरत प्ले था, जिसके लिए मुझे यहाँ पर अपना बिट्स पिलानी में भी अवार्ड मिला था। उसके बाद 2-3 अवार्ड्स और भी मिले थे। उसमें मैं अंधा भिखारी बना था। जी। और उस प्ले में मुझे पहली बार, मुझे डायलॉग्स तो अब नहीं याद है, बट मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि जब आप प्ले करते हो और उसमें खो जाते हो, तो आपको आंसू लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप नहीं रहते हो, आप रहते ही नहीं हो, आप वो कैरेक्टर हो जाते हो। आप कैरेक्टर हो जाते हो। लोग कहते हैं कि डायलॉग्स 100% याद होने चाहिए। मैं कहता हूं जब आप कैरेक्टर हो गए ना, तो डायलॉग्स थोड़े से चेंज भी हो गए ना, तो इम्प्रोवाइज वो हो जाएंगे, कैरेक्टर के डायलॉग्स हो जाते हैं। वो खैर प्ले आज तक मेरे बहुत करीब है। जी। और ऐसे ही बहुत से आपके जो यूँ कहें पेंटिंग्स की बात हम करें तो वहाँ पर पेंटिंग, देखिए एक्टिंग अपने आप में एक कहानी कहती है, पेंटिंग अपने आप में एक स्टोरी बयान करती है, एक चित्र अपने आप में एक कहानी है, लेकिन उन कहानियों को लिखने के लिए जब कलम उठा ली जाए तब भी उनका नाम निखिल कपूर हो जाता है। तो यहाँ पे अब वो जो ब्रश से लेकर कलम पर कैसे पहुँचे? देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूँ जी। पेंटिंग भी जो मैंने करी, एब्स्ट्रैक्ट करी। जी। क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट में खूबसूरती है ना, जो वो कुछ सोच के लिए रह जाता है ना, जब आप किसी चीज को अधूरा छोड़ देते हो ना, तो वो हमेशा एक अगर आप मेरी हर कविता, हर स्टोरी, या इवन जैसे अभी मैं कुछ प्लेज लिख रहा हूं, उनको पढ़ोगे तो एंड में सब कुछ खत्म नहीं होता, कहीं पे कुछ रह जाता है। टू बी कंटिन्यूड। मैं उसे टू बी कंटिन्यूड नहीं कहूंगा। आपके किसी के भी, चलो ऐसे मानते हैं, किसी के दिल में पूरी तरह से उतरने के लिए कुछ बाहर अगर रह गया तो वो रिश्ता बना रहेगा। जी। लेकिन अगर आप किसी के पूरी की तरह हो गए तो वो रिश्ता खत्म हो जाता है, क्योंकि आप भी खत्म हो गए। मतलब एक्सट्रीम पे पहुंच गया है, राइट? नहीं, एक्सट्रीम पे तो नहीं कहूंगा। मतलब देखो, एक सिंपल सी चीज है, किसी भी रिलेशनशिप में जब 2 लोग सब कुछ समझ लेते हैं एक दूसरे के, तो यूज टू हो जाते हैं उसमें, वो और जानने की और करीब आने की, एक वो डेली कुछ नया होने की ना, जो वो है, वो खत्म हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो वो अंतर्द्वंद होता है, जो मोहन राकेश और उस वक्त के जो छिड़े, वो आज भी ऐसा लगता है कि अभी इसी वक्त की बात है। अभी देखो, जैसे आधे अधूरे की मैंने अभी उस पुस्तक की समीक्षा रिकॉर्ड करी है। जी। आधे अधूरे कब लिखा गया था? काफी समय हो गया, बहुत समय हो गया। मैं शायद बहुत छोटा होऊंगा। आधे अधूरे तब पढ़ा, नहीं समझ आया। बड़े होकर पढ़ा, कुछ कुछ समझ आया। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, जब पढ़ा तो उसको अपने आसपास के किरदारों से रिलेट किया, और वो एग्जैक्ट मिला। बहुत कुछ मिलता जुलता मिला। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हम रिश्तों को छुपाते रहते हैं।
लेकिन जब आप रिश्तों में सच्चाइयाँ ढूंढने की कोशिश करते हो ना, देखते हो, तो आई हैव रियलाइज कि रिश्ते प्योर वाइट होते ही नहीं हैं। तो ये जो आप रिश्तों और आज भी अगर मैं, जैसे अब ये मैंने समीक्षा करी और पढ़ा, तो आज के टाइम में भी वो प्ले उतना ही सही है जितना उस है, टाइम। वो रियलिस्टिक सिर्फ सिर्फ पात्रों के समय के अनुसार थॉट प्रोसेस में चेंज हो गया है, लेकिन उनका बर्ताव वही है। अभी जैसे इन बर्तावों को आजकल सोशल मीडिया का, डिजिटल युग का ज़माना है, लोग ऑडियो बुक्स बनाते हैं, लेकिन जब आप कहानी कहने का भी एक तरीका होता है। हाँ। आप बहुत खूबसूरती से लिखते भी हैं और कहानियाँ कहते भी हैं। कुछ कहानियाँ सुनेंगे, उससे पहले पहली पुस्तक की बात करें तो कौन सी किताब ऐसी थी जो निखिल जी ने पहली बार लिखी और क्या थॉट आया था? मेरी सबसे पहली पुस्तक थी मायने, जो एक नॉवल थी जी, रादर है। ये हमारे साथ में भी है जी बिल्कुल। और मायने रिलेशंस के ऊपर एक नॉवल है। कैसे रिश्ते में एक लव, एक प्यार से रिश्ता शुरू होता है, जब शादी में तब्दील होता है तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं और उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। इसमें एक जगह पर मैंने लिखा है, फादर अपनी बेटी से कहता है कि जब हम प्यार में होते हैं तो हम जितने टाइम समय अपने प्रेमी के साथ होते हैं वो सारा का सारा हमारा होता है। तो हमारे अंदर ये फीलिंग होती है ये तो हमारा है। बट जैसे ही वो रिश्ता शादी में तब्दील होता है, हमें रियलाइज होता है कि ये हमारा तो है ही नहीं। वो तो बहुत हिस्सों में बटा हुआ है। भाई उसकी फैमिली भी है, बहुत काम भी है, पूरा परिवार है और वहां पे प्रॉब्लम शुरू होती हैं सबके साथ कोप अप करने में। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आदमी किसी चीज़ को क्या अपनी एम्बिशन को पूरा करने के चक्कर में इतनी तेज दौड़ता है कि वो साथ वाले को पीछे छोड़ देते हैं। ये इंटेंशनली नहीं होता है। दर्द बहुत देता है। इस किताब की जो नायिका है उसने इस दर्द को बहुत खूबसूरती से सहा है। एक स्टेज वहां आती है जब वो अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती, क्योंकि उसे लगता है कि पति नहीं तो बच्चे तो मेरे साथ हैं। वहां पे भी होता है कि तुम अपने लिए अपने बच्चों को अपने पास रखना चाहती हो, उनकी ग्रोथ नहीं देख रही, बच्चे चले जाते हैं। कुछ और जो करीबी लोग होते हैं वो भी सर्कमस्टांसेस के कारण दूर हो जाते हैं। फिर वो वक्त आता है जब वो अपने आप को पूरी तरह से खो चुकी होती है, और ये वो लड़की है जो किसी समय लिखती थी। अच्छा। अब ऐसे में उसकी बेटी का एक दोस्त जिसके माँ बाप का पता नहीं है, बाहर से वापस इंडिया आता है, वो पेंटर है और वो आके इनके पास ठहरता है और इसको देखते ही कहता है कि मैं अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपके ऊपर करना चाहता हूँ, आपकी तस्वीरें बनाना चाहता हूँ। और इसका पति उसके लिए एग्री करता है। ये नहीं मानती, वो कहता है नहीं, एक बार अब जाओ ना, अपने लिए तो जियो। और उन पेंटिंग्स बनाने में, वो 10-12 पेंटिंग की सीरीज बनाने में ये औरत और वो लड़का जो इसकी बेटी की उम्र का है किस तरह से करीब आते हैं। बहुत ब्यूटीफुली सिंबलाइज करने की कोशिश करी है। अब तो ये जब आप पढ़ोगे तब आप बताओगे कि जी। पर हर पेंटिंग जो बनी है उसके पीछे एक रीजन है। और धीमे धीमे जैसे जैसे ये उसके करीब आती जा रही है, इसका लिखना शुरू होता जा रहा है और वैसे वैसे ये वापस अपने पति के पास भी जा रही है। वाह, क्या आपने सिचुएशन बहुत अच्छी क्रिएट की है यहाँ। देखो, जब आप प्यार करते हो ना तब आप प्यार को समझते हो, किसी प्यार को खोते नहीं हो। वो छूट गया, आपको रियलाइज होता है वो भी प्यार था। जी। एक दैट मैच्योरिटी लेवल जो है ना, बहुत ज्यादा व्यवहारिक हो जाते हैं कई बार, है ना, बाद में कुछ हमेशा ही व्यवहारिक हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज, जैसे इन किताबों में आपने बहुत खूबसूरत लिखा, शादी के बाद की भी रिश्तों पर लिखा, और आजकल जैसे रिश्तों की बात हम कहते हैं तो रिश्ते, आज हम अखबारों में पढ़ते कई जो रिश्ते
बहुत ज़्यादा नाजुक और नाजुक होते जा रहे हैं, बहुत तार तार हो जाते हैं। तो आप इस बीच बहुत से लोगों को सिखाते भी हैं कि हाउ टू लिव इन रिलेशंस, राइट? तो लाइफ में कैसे हमें अपने रिश्ते संभालने चाहिए, इसकी आप कोचिंग देते हैं। कुछ एक हमारे इस मंच के माध्यम से सभी परिवारों तक ये बात पहुँचे, कैसे रिश्तों को बचाया रखें हम। सबसे पहले तो देखो तरुण, मैं और सबसे ये कहना चाहूँगा, एक अपनी ज़िंदगी से, अपने परिवार की वोकैबुलरी से, अपने बच्चों को मेरा, मैं, आपको ध्यान होगा एक समय था हम बोलते थे हम, हमारा परिवार। कभी हम ये नहीं कहते थे मेरा परिवार। क्या हुआ, ये जो शब्द धीमे धीमे हम बोलना शुरू करते हैं ना, वो हमारे व्यवहार में और हमारे जीवन में आते जाते हैं। तो ये जो मैं है और मेरा है, ये इज नॉट मेंट फॉर हमारे कल्चर के लिए। हमारे कल्चर में भाई बहन होते थे, कजन्स तो होते ही नहीं थे। ये भाई है, ये भाई है, ये भाई है, ये बहन है, ये बहन है, ये बहन है। आज ये मेरा सगा भाई है, ये मेरा चचेरा भाई है, ये मेरा कजन है, ये पहले सब भाई बहन ही होते थे। तो और दूसरी चीज, रिश्तों को बहुत खूबसूरत है रिश्ते। रिश्तों में कड़वाहट भी आती है, रिश्तों में खनखनाहट भी आती है, ज्वार भाटा की तरह से है, झगड़े भी होते हैं। अभी बहुत खूबसूरत एक चीज बताऊं जी। एक इंसान जो मेरे बहुत करीब है और मेरी बहुत इज्जत भी करता है, किसी बात को लेके उसने मुझे 2 दिन बहुत तेजी से डांट दिया जी, बहुत ज्यादा डांट दिया। मैं भी अपसेट हुआ। उसके बाद मैंने सोचा कि उसने मुझे क्यों डांटा। उसने मुझे मेरा अपना समझा, तभी डांटा। और वो जो हम मेरे और उसके बीच जो करीब होने का ये लेवल था ना, वो ये हो गया। तो अगर हम चीजों को समझें कि दूसरे ने ऐसा क्यों किया, हम समझना ही नहीं चाहते, हमको लगता है कि हम ही सही है। हम भी सही हैं और सामने वाला भी सही है, दोनों ही सही होते हैं। लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि मैं सही हूं, मैं सही हूं। अहम आ जाता है, अहम नहीं आना चाहिए। रिश्तों में तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, और कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। हमेशा हमें ये कहना चाहिए कि ये कभी नहीं कहना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, ये मैंने किया है, ये मेरा है। आप कुछ करते ही नहीं हो, आप हो कौन जी, आप क्या कर लोगे जी। जो हो रहा है वो आपकी मेहनत, आप कर्मण्यवादी का रास्ते कर्म करते रहना चाहिए, फल देना ऊपर वाले के हाथ है, हमें काम करते रहना चाहिए, पर मैं नहीं लानी चाहिए। चीज मैं और एक चीज कहना चाहूंगा जो थोड़ी सी, मेरे को लगता है हर रिश्ते की एक उम्र होती है जी। कई बार रिश्ते बहुत जल्दी अपनी उम्र को पूरा कर लेते हैं। तो ठीक है, अगर रिश्ता खत्म हो गया तो उसको बहुत प्यार से खत्म होने दो ना। उसकी अच्छी चीजों को याद रखो। प्रॉब्लम क्या है कि लोग भी आपको, अरे यार तेरे साथ ये हुआ, यू डोंट डिजर्व दैट पर्सन, बहुत गलत डिसीजन हो गया, वो तो है ही ऐसा। अब आप क्या कर रहे हो, एक इंसान के अंदर जो नेगेटिविटी थी आप उसको बढ़ा रहे हो। ठीक है, अरे 2 साल 5 साल 10 साल जो जिंदगी के आपने उस रिश्ते को दिए, इसलिए दिए ना कि आप उस रिश्ते को देना चाहते थे। वो रिश्ता उसके आगे नहीं चला, परफेक्टली ऑल राइट। इंसान भी छोड़ के जाता है ना, हम क्या करते हैं उसकी अच्छी चीजों को याद रखते हैं ना। रखना चाहिए। और तो अच्छी चीजों को याद रखो ना। और वो कई फिल्मों में एक लाइन आती थी कि जो अफसाना अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो अच्छा, ये बहुत से मोड़ हैं जो कि रिश्तों में आते हैं, पर हमें कैसे रिश्ते संभाल रहे हैं ये हम पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और हमें रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहिए। रिश्ते तोड़ना बहुत आसान होता है दर्शकों, लेकिन रिश्ते बनाने में बरसों लग जाते हैं। बरसों, तोड़ने में सेकंड नहीं लगता। और एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम होता है, कोई एक टाइम हुआ, बस गुस्सा आया और बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं। और संवाद रखना चाहिए, डायलॉग रहना चाहिए। कुछ भी हो जाए रिश्ते में, कुछ भी हो जाए, लोग कहते हैं कि ठीक है आपके साथ ऐसा हुआ, आप वापस क्यों जा रहे हो, आप क्यों माफी मांग। अरे यार, मुझे उस इंसान के साथ रहना है,
तो माफी मांगने में अरे तो मैं अगर माफी मांग के और जप्पी पा के कहता हूँ यार ठीक है छोड़ना मेरे, छोड़ अरे सामने वाला 4 बार नहीं छोड़ेगा ना, 5वीं बार तो जप्पी मार के कहेगा यार चल भूलते हैं ना। हाँ यही होता है कि लौट लौट कर वो जो चीजें खुशी होती है ना, हम वो खुशी अब चाहते नहीं है। नहीं पता नहीं, चाहते हैं पर एक अजीब से द्वंद में फंस जाते हैं कि यार नहीं, वो वही वाली बात हो गई ना कि अब मैं कैसे करूं। अब एक इस किताब की बात करते हैं कि जब कुछ करवटों की आपने बात की, यहाँ तक कि सड़कों को भी आपने करवटें दिलवा दी, ये क्या इसके पीछे थॉट आया? हम ये किताब तब लिखी थी जब जिंदगी ऐसे चल रही थी, एक बहुत सधे हुए तरीके से एक सड़क की तरह मंजिल की तरफ जा रही थी। अचानक कहते हैं ना कि सड़क मुड़ के आपको ऐसी जगह लाके खड़ी कर दे जिसके आगे कहीं रास्ता नहीं होता। तो ये किताब तब की कविताएं तब की लिखी हुई हैं। और वो कविताएं हैं, इसमें कविताएं हैं। तो कुछ कविताएं आप सुनाना चाहें? मैं देखो कुछ, एक किताब और है, अच्छा हाँ, शब्दों की खेस। अब इस किताब में मैंने बहुत छोटी छोटी 2 पंक्तियां 3 पंक्तियों की कविताएं लिखी हैं। और इसके टाइटल को थोड़ा सा सही से समझा भी दें। शब्दों की खेस। खेस होता है एक चादर, मोटी चादर जिससे आप ढकते हो अपने आप को, तो ये शब्दों की चादर है। अब एक छोटी सी चीज है, कुछ बातों को बातों से जाने बैर क्यों होता है, कुछ बातों को बातों से जाने बैर क्यों होता है, कुछ कहकर भेजी जाती हैं, कुछ कहकर भेजी जाती हैं, लहजा कुछ और ही कह देता है। आहा, क्या बात है। और अक्सर ऐसा होता है कि हम कहना कुछ चाहते हैं और समझा कुछ जाता है, परसेप्शन कुछ और ही हो जाता है। मैं किताबें जी तो लूं लेकिन, मैं किताबें जी तो लूं लेकिन उम्र के साथ किरदार बदलते हैं। क्या बात है। ये थॉट कहाँ से आते हैं निखिल जी? ये मतलब क्या कोई वक्त है इस थॉट के पीछे? कभी भी। अब देखो एक छोटी सी चीज है जी, कल बहुत देर तक अपने प्रतिबिंब से उलझने के बाद, ये होता है अक्सर हमारे साथ, कल बहुत देर तक अपने प्रतिबिंब से उलझने के बाद मैंने उसे तोड़ दिया। कौन कहता है परछाइयों की किरचे पांव में नहीं दसती हैं। वाह वाह। आपकी यादें आपकी ही परछाइयां होती हैं। एक बात कही जाती है निखिल जी कि शायर वो होता है जो कहीं कोई दर्द से गुजरा हो। हाँ, फैक्ट कह रहे हो, सही कह रहे हो। और कुछ ऐसा दर्द है जो बयान हो जाता है। मैं, जैसे अभी आपने पूछा था, जब इंसान बहुत ज्यादा रिश्तों में होता है, और मेरे लिए रिश्ते मैं रिश्ते कहता हूं, कभी भी ये नहीं कहता रिश्ता है मेरा, बिकॉज़ आई बिलीव आप जिंदगी में बहुत सारे रिश्ते बना सकते हो, उनको इक्वल अमाउंट प्यार कर सकते हो। और इसका भी एक बहुत खूबसूरत इंसिडेंट मैं आपको बताऊंगा जी लाइफ का। पर अभी जो बात हो रही है कि जैसे हमने कहा, तो जब हम रिश्तों में होते हैं तो अक्सर रिश्तों में दर्द, कोई ना कोई चीज हर्ट करती है। लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जो आपको बहुत परेशान करता है, जो आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। समाज की कई ऐसी चीजें होती हैं जो आपको अंदर तक जोड़ती हैं। तो मेरे साथ क्या होता है, मैंने रियलाइज बहुत जल्दी इस चीज को लाइफ में कर लिया था जी कि लोगों के साथ उसे डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है फिर वो कहते रहेंगे फिर। क्योंकि लोग उस समय आपकी बात सुन लेंगे, पर उस चीज को, वो उनकी भी गलती नहीं है, वो मल्टीप्लाई होती जाएगी। नहीं, उनकी गलती इसलिए नहीं है क्योंकि जिस सिचुएशन में आप हो, जो सिचुएशन, जो चीज आपको दर्द दे रही है, वो उसमें नहीं है, तो हाउ कैन दे फील इट, राइट। तो इट्स बेटर कि उन सारी चीजों को आप कागज पे उतार दो, वाह, और छोड़ दो। जो जिस समय पढ़ेगा उस समय उसको रिलेट कर पाएगा, वेल एंड गुड। नहीं कर पाएगा तो बहुत सी चीजें हैं जो कागजों पे लिखी हुई होती हैं। इसीलिए डायरी लिखी जाती है। इसीलिए डायरी लिखी जाती थी, और लिखनी चाहिए। यस। और इसीलिए शायद मैं बहुत ज्यादा प्यार के ऊपर नहीं लिख पाता हूं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि मेरे पास जो प्यार है उसे देने के लिए मेरे पास इतने सारे लोग हैं, तो मैं उसको शाही में एक बेजान कागज के ऊपर क्यों छोड़ूं और इंतजार करूं कि कोई
पढ़ेगा इसको और तब समझेगा। जी। मैं कभी भी प्रेम पत्र में बिलीव नहीं करता। अच्छा। हाँ, मतलब कागज पे लिख के भेजना कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, बेहतर है ना सामने जाओ और कहो। क्या फीलिंग के साथ कहो, एहसास के साथ कहो ना। कहने में क्या झिझकना। पर हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हम कहते सोचते हैं यार हम कह तो देंगे, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया। तो यार प्यार आप करते हो ना, जरूरी तो नहीं है ना प्यार आपको वापस मिले। हाँ। तो जब आप प्यार करते हो तो कह दो। वन वे ट्रैफिक भी होता है। देखो प्यार क्या है, एक एहसास है। और वो एहसास मेरे दिल में है, जरूरी नहीं है आपके दिल में हो। अच्छा। और आपके दिल में एक अलग तरीके से हो सकता है। आप इतनी प्यार भरी और प्यार से बातें करते हैं, लेकिन एक वक्त था जब आप बहुत परेशान हुए, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपके परिचय में बताया था कि एक वक्त ऐसा आया जब फर्श पे आ गए, दिल्ली में बहुत बढ़िया घर सब कुछ, तो कैसे कोप अप करना चाहिए ये चीज़ भी जानने वाली, क्या हुआ था? देखो वरुण, उस समय मैं बिजनेस में था, मेरा अपना गारमेंट्स का बिजनेस था, बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ मिस्टेक्स, कुछ गलतियां, और क्या गलतियां थी शायद मैं अब मेरे को ध्यान भी नहीं है, जो भी था क्यों था। आई जस्ट बिलीव कि जिसने जो भी किया वो अल्टीमेटली मेरे कर्मास थे, और बेहतर था कि वो हो गया और वो ख़त्म हो गए। क्योंकि जिस बंदे ने जो भी किया उसके साथ मैंने कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत किया होगा, इस बार नहीं तो पिछले कोई जन्मों का कुछ संस्कार रहे। बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं होता जो किसी ना किसी चीज का फल मिल रहा है, वो है ना, भुगतना होता है, तो इट्स बेटर। और अगर मैं कहूं कि इसने मेरे साथ ये किया और उसको अपने दिल में रख लूं, तो फिर मैंने अपनी लाइफ में अगली बार के लिए वो कर्मा खराब कर दिया, इकट्ठे कर लिए ना। फिर मैं उसका बदला लूंगा, फिर वो उसका, इट्स नॉट बदला, वो चलता रहेगा। हो गया तो हो गया, होना था। देखो जिंदगी में लिखा था, और मैं तो कहता हूं कि अच्छा मेरे पास बहुत कुछ था, सब ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ था, और जब गया तो सब कुछ इकट्ठा चला गया, मालूम भी नहीं पड़ा। इनफैक्ट जो लोग मेरे करीब थे उन्हें भी नहीं रियलाइज हुआ कि वी वर गोइंग थ्रू सो मच ऑफ दिस थिंग। बट इसमें हाँ, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, इनका बहुत बड़ा हाथ था। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने ऐसे समय में मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा था। तो जो आपके अपने होते हैं वो साथ में ही रहते हैं। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ है जो शायद सुनने वालों को भी रिलेट करेगी, और एक, मेरी बेटी उस समय शायद मेडिकल की तैयारी कर रही थी जी, और सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैंने एक दिन वाइफ से कहा कि यार अब मेरे को लगता है कि ज़िंदगी का कोई मायने नहीं रह गए और ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए, और ये बच्चे भी क्या करेंगे, और ये सारी चीज़ें फिर मैंने बच्चों को, मेरे 2 बच्चे हैं, बुला के डिस्कस करी। जी। बेटा बहुत छोटा था, बेटी ने मुझसे एक छोटी सी चीज़ कही। उसने मेरे से कहा पापा आप जो कहते हो हम करते हैं, हमने कभी मना नहीं किया, लेकिन आपने हमें एक चीज़ सिखाई थी, लोग कहते हैं सपने नहीं देखने चाहिए, आपने हमें एक चीज़ सिखाई थी कि सपने बहुत देखो, क्योंकि सपने देखोगे तब सपने पूरे होंगे, तब मन में इच्छा जागेगी पूरे कर होने की। और मैंने सपने देखने शुरू किए आपके कहने पे। आज मैं उस कगार पे खड़ी हूं जहां पे मेरा एक सपना पूरा होने वाला है। तो अब आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। बाप से एक बेटी ये बात पूछ रही है, और उस समय मुझे ये स्ट्राइक हुआ कि मैंने, जिसने ये बात बोली थी वो इतना कमजोर हो गया, एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक। और आज ये वो समय था, मैं आपको बताऊं तरुण, मेरे अकाउंट में शायद 500 रुपये भी नहीं थे, ना घर पे थे ना अकाउंट में थे। बट बेटी ने उसके बाद मेडिकल किया, बेटे ने पढ़ाई करी, बाहर पढ़ के आया, बिटिया की शादी भी हो गई, बाहर पढ़ाई कर रही है आगे की जी। कैसे हुआ मुझे नहीं पता, सब छोड़ दिया। तो कहीं कोई आध्यात्मिक दर्शन? हाँ, मैं बाबा में बिलीव करता हूँ, मुझसे ज़्यादा मेरी
पत्नी और मेरी सिस्टर और बाबा ने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। बाबा साईं बाबा ने ऐसी ऐसी चीज़ें मेरी लाइफ में करी है जो हमने एक पॉडकास्ट में भी इसके बारे में बात करी है जी। कि मेरे को ये चीज़ रियलाइज हुई कि ज़िंदगी में करता तो हम हैं ही नहीं, कोई और है। हम तो मात्र एक पुतलियां हैं। इंजॉय करो ना जो आपको जो काम जो नचाया जा रहा है, आप नाचो ना। क्या बात है। बड़ी खूबसूरत सी एक, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, राज कपूर और नरगिस की एक मूवी का सीन है जिसमें वो कठपुतली का डांस हो रहा है और उसमें राज कपूर और नरगिस अपने आप को देखने लगते हैं कि वो कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। मेरे को गाना नहीं ध्यान आ रहा, पर अगर उसको आप सोचो तो हम सब है वो कठपुतली ना। ठीक बात है। तो वो क्यों ना एंजॉय करे यार। लाइफ इज टू एंजॉय, लाइफ इज टू एंजॉय। और मैं आज जब पलट के देखता हूं तो मुझे लगता है कि अगर उस समय मेरे साथ ना ऐसा होता तो मैं भी पागलों की तरह तब भी पैसों के पीछे एक दौड़ भाग रहा होता। तो होता क्या है कि आपको किसी चीज से बाहर निकालने के लिए ना धक्का देना ही पड़ता है। आप एक किसी उसमें फंस गए हो, पाइप में फंस गए हो, तो आपको जब तक पीछे से प्रेशर मार के नहीं निकाला जाएगा तो जैसे कचरा फंस गया, जब तक पानी का प्रेशर नहीं मारा जाएगा वो नहीं निकलेगा। तो वही शायद लाइफ के साथ था। मेरे को लगता है ये होने के बाद एज ए ह्यूमन बीइंग मैं बेटर हुआ, एज ए राइटर मैं बेटर हुआ। जीवन के प्रति मेरी परख, मेरी सोच में फर्क पड़ा और मैंने लोगों को जज करना बंद कर दिया। बहुत अच्छी बात। और किसी का छिद्रान्वेषण नहीं करना चाहिए, साफ साफ कहा जाता है। बिल्कुल नहीं, क्यों करना है। सब एक जैसे हैं, सब काम कर रहे हैं अपना अपना। किसी को ये नहीं कहना चाहिए वो बुरा कर रहा है या ये बुरा, ऐसी चीज कभी नहीं लानी चाहिए। बुरा और अच्छा, देखो कोई बुरा नहीं करता, सब अपने हिसाब से अपने लिए अच्छा ही कर रहे होते हैं। और हम कौन से सारे काम अच्छे करते हैं, हमें लगता है ना कि हम अच्छे कर रहे हैं, लेकिन किसी को खुदा ना खास्ता हमारे काम से अगर तकलीफ हुई तो वो तो कहेगा ही ना कि ये सामने वाला बुरा है। ठीक बात है, लेकिन वो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आप किस सिचुएशन में हो ये डिसाइड करता है। तो अपने आप को देखो ना, दूसरे को क्यों देखना। अच्छा, आप बहुत कुछ बॉलीवुड के बारे में भी, बॉलीवुड के कहीं कोई प्रेम रिलेशंस उनके बारे में भी बहुत कुछ अच्छी बातें बताते हैं। बहुत बड़े बड़े जो कलाकार रहे उनको आप पढ़ते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। तो कोई ऐसी बात, जैसे कि अभी आपने राज कपूर और वो एक डांस वाली बात की, तो बॉलीवुड में कौन अभिनेता आपको बहुत पसंद है? देखिए, अभिनेता मुझे जो बहुत पसंद है गुरुदत्त साहब मुझे बहुत पसंद है। क्या फिल्म थी उनकी? प्यासा। गुरुदत्त साहब और वहीदा जी और गीता दत्त जी के ऊपर एक बहुत खूबसूरत नॉवल लिखी है इस्मत चुगताई जी ने। हालांकि उसमें नाम बदल दिए गए हैं इन तीनों कैरेक्टर्स के। उन्होंने क्यों किया? क्योंकि इस्मत चुगताई जी तो बेबाक अंदाज में चीज़ों को कहने के लिए कुछ कारणों से, क्योंकि कहते हैं कई बार सीधे नाम नहीं लिए। तो उस किताब को पढ़ने के बाद फिर वही वाली बात आती है कि हम किसी के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर, बट हमें उससे कुछ सीखना चाहिए। ये एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता था। मैंने जो इस किताब से और इस एक जो भी था, क्योंकि बिकॉज मैंने उसको देखा नहीं तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, करना चाहिए भी नहीं जी। बट क्या होता है कि जब एक कलाकार होता है वो एक तस्वीर बनाता है, वो अपनी तरफ से उसे परफेक्ट बनाता है और उसके ऊपर अपने साइन कर देता है जी। राइट। तो वो तस्वीर उसकी हो जाती है, जहां भी रहेगी वो उसके नाम से रहेगी, जानी जाएगी। पर जब एक गुरु होता है वो शिष्य को तराशता है और शिष्य एक ऐसे लेवल पे आता है
कि जब वो चारों तरफ फैलना शुरू हो जाता है तो गुरु कहीं ना कहीं छटपटाता है कि इस शिष्य के ऊपर मेरा नाम तो तराशा हुआ नहीं है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है ये, और इसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि कलाकार बहुत भावुक होता है। और जब आप अपनी कला के प्रति भावुक हो ही जाते हो तो ये एक इतना खूबसूरत रिश्ता था, मैं तो इसको बहुत खूबसूरत कहूंगा। अच्छा, आपने बहुत सारी कहानियां भी लिखी हैं, कोई एक अगर छोटी सी बानगी किसी कहानी की अगर 2-3 मिनट आप सुनाएं तो आपके सुनाने का अंदाज भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत बेहतरीन सुनाते हैं। और जब आप आकाशवाणी पर आए थे तो बहुत से श्रोताओं ने कहा था कि ये कहानीकार कौन है जो सुना रहे हैं, तो आज ये बात यहाँ पर भी आप तो साक्षात देख भी सकते हैं सुनाते हुए, क्योंकि जैसे अभी पहले मैं 2 कहानियां सुनाऊंगा। अभी पहले में एक बहुत छोटी सी कहानी जो अभी मैंने कुछ दिन पहले लिखी है जी। कहानी का नाम शीर्षक है नाम। इसके पिता का नाम सिस्टर ने उस कुछ देर पहले पैदा हुए बच्चे को उस लड़की के हाथ में देते हुए कहा। वक्त उस लड़की की आंखों में उस बच्चे को देखकर एक चमक सी कौंधी, मगर फिर गुम गई। पूरा नाम सिस्टर अपनी फॉर्मेलिटीज कर रही थी। 20 नवंबर 2023 रात 12:05। क्या मैं बच्चे के पिता का नाम पूछ रही हूं? सिस्टर अब कुछ झुंझला रही थी। मैं पलटकर उस लड़की की तरफ मुड़ा जिसकी अभी कुछ देर पहले ही मैंने डिलीवरी करी थी। बेटा, वो आपसे आपके पति का नाम पूछ रही है। डॉक्टर साहब, ये ज़रूरी तो नहीं जो पति हो बच्चे का बाप भी हो। उस लड़की की आंखों में वो कुछ था जो मेरे लिए बहुत बेचैन करने वाला था। मैं कुछ समझा नहीं। डॉक्टर, समझना क्या है? वो एक लम्हा ही होता है जो उस पल हम औरतों की कोख में ठहर जाता है बिना कोई अधिकार जमाए और धीमे धीमे एक शक्ल सा लेने लगता है। बाकी सब तो आपकी साइंस की इजाद या इस समाज के ढकोसले हैं। उस लड़की ने उस बच्चे को अपने आंचल में छुपाते हुए जवाब दिया। उस लड़की का पति उसके बगल में ही खड़ा हुआ था। उसने धीमे से उस लड़की के कंधे पे अपना हाथ रख दिया। क्या बात है! आप क्या इसके अंदर कितना रहस्य छिपा है। हाँ, और वक्त नाम रख दिया और सब कुछ। और आज के युग में कई बार ऐसा होता है कि सब ये कहते हैं कि पिता के नाम की कहाँ ज़रूरत है, ये भी बोला जाता है, लेकिन अपने आप में एक आइडेंटिटी हम बरसों से देख रहे हैं कि हाँ, पिता का नाम सबके आगे होता है। आज मेरा नाम भी होगा, आपका नाम भी होगा। तो ये कहानी आपने बहुत ही शॉर्ट में बहुत बड़ी बात कह दी है। ये ऐसे बहुत से थॉट्स हैं जो आप, ये बहुत से ऐसे थॉट्स हैं जो कई बार क्या है बाहर आना चाहते हैं, बट बेहतर है वो। अब मुझे पता है ये कहानी बहुत से लोगों के लिए को नहीं समझ आएगी जी, बिकॉज हमारी जिंदगी का एक थॉट प्रोसेस बना हुआ है। पसंद भी नहीं की जाएगी, पसंद ना भी की जाए, बट सच्चाइयाँ तो सच्चाइयाँ ही है ना। और ये आपकी अभिव्यक्ति है और आपने अच्छा आज मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ। अगर मैं अपने बच्चों के बारे में सोचूं तो मेरे बच्चों के ऊपर मेरे से ज्यादा हक उस माँ का है। जी, माँ तो माँ होती है। अब क्योंकि माँ कभी भी बच्चे को ये कह के नहीं जन्म देती है कि वो किसका बच्चा है, वो सिर्फ उस समय उसका बच्चा होता है। जी, किसका नहीं, उसका बच्चा होता है। क्या बात है! कोई भी आदमी वो कोख में जो फीलिंग होती है ना बच्चे की, कितना भी कह लो, साइंस कितनी भी एडवांस हो जाए, फील नहीं कर सकता। वो फील आदमी नहीं कर सकता। अच्छा, ये आप इतनी बहुत भारी बहुत गूढ़ बातें कहते हैं। कुछ इस बीच हम संगीत मनोरंजन की बात आपकी छेड़ लेते हैं, क्योंकि आपकी जो बातों का अंदाज है थोड़ा सा ताल में और लय में भी है। तो कहीं कुछ गुनगुनाने का शौक भी रखते हैं, कोई संगीत से भी रुचि है? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं, लेकिन लगता तो ऐसा है। बहुत बेसुरा गाता हूँ। क्या क्या आपकी हॉबीज हैं फिर? क्या चीज़ें करते हैं खाली वक्त में? देखो, जैसे पता चल गया, लिखना, पढ़ना, पेंटिंग करना, ये सब मेरी हॉबीज। लेकिन मेरी सबसे बड़ी हॉबी जो है ना वो है प्यार करना। ये तो आपके शुरू से, आप किताबें भी इसीलिए प्यार, हर चीज़ से प्यार है, वो किताब से, मुझे लोगों से कलम बहुत प्यार है, लोगों से। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे अगर किसी से प्यार होता है तो बस प्यार होता है, उसका कोई रीजन नहीं होता जी। अब इस पे बहुत इंटरेस्टिंग बात, जो जी
मेरी श्रीमती जी एक्चुअली मेरे पिताजी के बेस्ट फ्रेंड की बेटी हैं जी। और हम लोग जब बहुत छोटे छोटे थे तो साथ खेलते थे। उसके बाद वो अपना पढ़ने चले गए, मैं अपना इधर उधर रहा। तो पिताजी ने, हम मेरे बहुत करीबी दोस्त की शादी होने वाली थी। मैंने कहा भाई अब इनकी शादी हो जाएगी तो मैं तो फिर अकेला रह जाऊंगा। मैंने अपने पिताजी से कहा भाई हमेशा कहते रहो तो शादी कर लो शादी कर लो, अब तो पूछते ही नहीं हो आजकल। उन्होंने श्रीमती जी की फोटो भेज दी। उस समय तो फोटो भेजी जाती थी, चिट्ठियां होती थी। मैंने उनकी कहा कि इसकी तो नाक बिल्कुल अंकल पे गई है। खैर बात खत्म हो गई। 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए। ट्रंक तब तो कॉल्स हुआ करती थी, फोन किया, पापा क्या हुआ, आपने आके कुछ बोला नहीं? तो पापा बोले कि भाई तुमने तो ऐसे ये बोला कि भाई उसकी नाक तो पापा के ऊपर। मैंने कहा मैंने ये तो नहीं बोला कि उसकी नाक खराब है। तो ये हमारे घर के जो डायलॉग्स है ना, हाँ, होते थे वो इस लेवल के होते थे, बिंदास। तो अच्छा मैं शुरू से बोलने में थोड़ा बिल्कुल हाँ मस्त हैं आप। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई आगरे में ननिहाल जाओ, वो आपकी कज़न की फ्रेंड है, साथ में ही पढ़ रही हैं, वहीं पे आप उनको देख लो। मैं आगरे आ गया। ननिहाल थी, नानी का लाडला था, सब लोग बैठे हुए थे आंगन में। कज़न आई, उसके साथ श्रीमती जी भी आ गई। कॉलेज में उस समय तो स्कर्ट्स और यूनिफॉर्म हुआ करती थी पहन के। मेरे को देखते ही बोली अरे निखिल भैया आप आए हो। अंकल आंटी कैसे है? मैं कहा निखिल भैया, लगता है इनको अभी पता नहीं है मैं क्यों आया हूं। रॉन्ग नंबर डायल हो रहा है। उनको तब तक अपने पिताजी की चिट्ठी नहीं मिली थी कि मैं आ रहा हूं। अच्छा। खैर मैंने उनको बताया गया कि इसलिए आए। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी तो मैं शादी के बारे में सोच ही नहीं सकती, अभी तो मेरे को पढ़ना है, जो नॉर्मल कोर्स में होता है। और उसी दिन मुझे पता चला कि इनको देखने का अगले दिन एक और लड़का आ रहा है। ये अपने मौसा जी के पास, मौसी और मौसा जी के पास रह के पढ़ रही थी, जो हमारी ही गली में रहता था, मेरे ही कॉलेज में पढ़ता था और मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाता था। अब तो अब एक क्वेश्चन क्रिएट हो गया। अब तो मैंने कहा कि भैया ये तो मैंने हाँ करा के ही जानी है और आज ही करानी है। खैर तो इस शाम होते होते हाँ हो गई। पर मैंने उससे एक चीज कही थी कि जिंदगी में मुझसे कुछ भी पूछ लेना, ये मत पूछना कि मैं किसको प्यार ज्यादा करता हूं। क्या बात है। क्योंकि इसका जवाब अगर मैंने दिया तो तुम्हें तकलीफ होगी और इसका जवाब मैं झूठा दे नहीं पाऊंगा कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। क्योंकि एक बेटा ज्यादा अपनी माँ से प्यार करता है, ये भी है। अच्छा, बात यहाँ पे माँ पिता और वो नहीं हो रही है। अच्छा, बात यहाँ प्यार की हो रही है। सिर्फ प्यार की हो रही है कि उस रिश्ते के नामों की नहीं हो रही है। और मैं आज हमारी शादी को 30 साल से ऊपर हो चुके हैं। हैट्स ऑफ टू मीता, मेरी वाइफ का नाम है। उसने मुझसे आज तक नहीं पूछा, क्योंकि उसे एक चीज रियलाइज हो गई थी उस दिन से ही, पता नहीं कैसे। वो तो बहुत छोटी उम्र थी हम लोगों की, मतलब उस लेवल पे पहुंचना, उसने इस चीज को समझा। उसने मुझे किसी से भी प्यार करने से कभी नहीं रोका। वाह। कोई भी इंसान हो, चाहे दोस्त हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, आज मतलब उसने इस चीज को समझ लिया कि प्यार मैं एग्जैक्टली जितना ज्यादा प्यार करूंगा उतना ज्यादा मैं निखरूंगा। तो आप खुश रहते हैं, निखरते हैं। और निखिल मैं टूटता भी हूँ। मैं भी। रिश्तों में जितना प्यार करता हूँ उतना टूटता भी हूँ, बिखरता भी हूँ, और मुझे समेटती भी वही है। वाह। और एक और छोटी सी चीज बताऊं, अभी पीछे फिर कुछ इंसिडेंट हो रहे थे और वो कि देखो तुम बार बार लाइफ में वही चीजें करते हो जिनके कारण तुम्हें तकलीफ मिलती है। मैं बार बार रोकती हूँ। फोन पे बेटे से बात हो रही थी, बेटे ने एक छोटी सी बात मेरे को बोली कि पापा हम सब जानते हैं आपका नेचर क्या है और आप बदल नहीं सकते हो, क्योंकि आपने जब जब अपने आप को बदलने की कोशिश करी तब तब आप वो नहीं रहे जो एक्चुअली में आप हो। बट एज अ वाइफ एंड एज किड्स हम हर बार उस दर्द से, उस तकलीफ से डरते हैं जो आप गो थ्रू करते हो।
तो पूरा परिवार ही एक तरीके से वो हो जाता है। अब यहाँ पे तो मैं नहीं, आप आगे सुनो। हाँ। ही सेड एक वाइफ और एक बच्चा होने के नाते हमारा वो डर जायज है, आपको कहना जायज है, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि आप बदल नहीं सकते हो और आपको बदलना भी नहीं चाहिए। तो दोनों जब चीजें, इट वाज सच ब्यूटिफुली सेड बाय सच अ यंग, अभी कितना 28 साल का है जी। तो दोनों अपनी जगह जायज है ना। तो आप करो जो आप लाइफ में करना चाहते हो, जो हमारा काम है हम कर रहे हैं जी। और इस बीच में इतनी सारी जो परिवार की बातें हैं ये भी होती है, आप सब चीज़ें फील करते हैं। मैं एक किताब का जिक्र करता हूँ जहाँ पर आपने अभी पीले हाथ की बात की, जब आपके पीले हाथ हुए तो यहाँ पीले कागज़ की बात कर लेते हैं। पीले कागज़ सूखी स्याही, तो ये किताब किस संदर्भ में है, क्या है? इस किताब में भी बहुत सारी कविताएं हैं और इस किताब का जो शीर्षक है वो लाइफ की तरह है कि लाइफ में बहुत से एहसास होते हैं जो कागज़ की तरह पीले पड़ जाते हैं और उनके ऊपर जो हमारे जो भी शब्द हैं या जो भी हैं वो एक स्याही की तरह सूख जाते हैं। और जब ये पीले पड़ते हैं और सूख जाते हैं तो ये याद बन जाते हैं, पुराने कागज़ हो जाते हैं। अभी देखो बात हो रही है प्यार की, तो एक मैंने अभी पीछे एक कविता लिखी थी जी, प्रेम के ऊपर ही। एक हमारा फोरम है जहाँ पे हम कविताओं की बातें करते हैं जी, उसमें अभी एक प्रेम के ऊपर हुआ था कि सब प्रेम के ऊपर अपनी, तो मैंने लिखा था प्रेम, प्रेम तुम मुझे नहीं भाते हो, प्रेम तुम मुझे नहीं भाते हो, अक्सर जब तुम शरीर के लिफाफे में रखे एक खाली कागज की तरह मेरे समीप आते हो, प्रेम तुम मुझे नहीं भाते हो, और जब कोशिश करता हूं मैं उसे पढ़ने की तुम मूक संवेदनहीन हो जाते हो। वाह। प्रेम तुम मुझे नहीं पाते हो, प्रेम तुम नहीं नजर आते हो मुझे, प्रेम तुम नहीं नजर आते हो मुझे हीर रांझा रोमियो जूलियट और लैला मजनू की कहानियों में, प्रेम तुम नहीं नजर आते हो मुझे हीर रांझा रोमियो जूलियट और लैला मजनू की कहानियों में, जब तुम पाने की चाहत में एक साथ मर जाते हो, प्रेम तुम मुझे नहीं भाते। क्या बात है। जब जब पढ़ता हूं अमृता की मैं फिर आऊंगी और इमरोज के कैनवस पे अमृता की लकीरें पढ़ता हूं, जब जब पढ़ता हूं अमृता की मैं फिर आऊंगी और इमरोज के कैनवस पे अमृता की लकीरें पढ़ता हूं, प्रेम तुम मुझे कुछ कुछ समझ आते हो। अच्छा। प्रेम तुम मुझे नहीं भाते हो, प्रेम अक्सर जब मैं तुम्हें गिनता हूं अपनी उंगलियों के पोरों पर, प्रेम अक्सर जब मैं तुम्हें गिनता हूं अपनी उंगलियों के पोरों पर, पीले पड़े कागजों में की तह में, पीले पड़े कागजों की तह में गुमी हुई तहरीरों में, दीवार या एल्बम पर लगी मुस्कुराती तस्वीरों में तुम बस एक बेजान याद बन जाते हो। प्रेम प्रेम तुम मुझे नहीं भाते हो, कहाँ होते हो तुम, कहाँ होते हो तुम मकान के बाहर लगी नेम प्लेटों में, घर की दहलीज लांग कर अंदर आते ही, घर की दहलीज लांग कर अंदर आते ही तुम महज एक रिश्ता हो जाते हो, प्रेम तुम मुझे नहीं भाते हो। प्रेम अक्सर तुम अपना ही इंतजार करते करते, प्रेम अक्सर तुम अपना ही इंतजार करते करते उम्र के बुढ़ापे में तब्दील हो जाते हो, शरीर आते हो और शरीर ही गुजर जाते हो, प्रेम तुम मुझे नहीं भाते हो। प्रेम मुझे प्रेम होना है, बस एक बार प्रेम होना है, छूना है, महसूस करना है, जाने कितनों को या सिर्फ किसी एक को, स्पर्श के एक एहसास की तरह शरीर से आगे निकलकर एक साथ वक्त को जीते हुए, क्योंकि वक्त की कोख में कभी कोई रिश्ता मरता नहीं, बस प्रेम हो जाता है, तब तुम मुझे बहुत भाते हो, बहुत भाते हो, बहुत भाते हो। बहुत भाया। आज आपसे मुलाकात करके हमें बहुत अच्छा लगा और प्रेम की बात भी हुई, तो यहाँ इस किताब का भी आपकी एक जिक्र कर लें, अ लव स्टोरी यू विल हेट, नील एंड नितिन। यस, ये एक और प्रेम कहानी है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये प्रेम की वो कहानी है जिसको लोग अक्सर समझना नहीं चाहते हैं या समझने से डरते हैं।
इस पुस्तक के बारे में मैं ज़्यादा यहाँ पे नहीं बात करूँगा जी। पर हाँ, जो इस तरह के प्रेम को समझना चाहते हैं वो इस किताब को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि प्रेम में कई बार अपने आप को खोजना और समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है, बजाय दूसरों को समझाने के कि ये प्रेम क्यों है। प्रेम अपने लिए करना ज़रूरी है, दूसरों के लिए नहीं। कितनी खूबसूरत बात है, जो आप कोई भी बात कहते हैं वो प्रेम से इतने बहुत तरीके समझाते हैं। और आज हमारे दर्शकों को आपसे मुलाकात करके बड़ा अच्छा लगा है। एक छोटा सा संदेश चलते चलते आप सभी को क्या कहना चाहेंगे? मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि आप खुद देखो, सब कुछ हमारे चारों तरफ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे पास चारों तरफ सिर्फ प्रेम खो रहा है। अगर ये प्रेम रहेगा ना, तो कोई ये जो इंसिडेंट हो रहे हैं, ये जो सब चीज़ें हो रही हैं, ये रिश्ते जो ख़राब हो रहे हैं, ये सब नहीं होंगे। एक बार सब कुछ सीखा ना, ज़िंदगी भर पढ़ते आते हैं, एक बार प्रेम सीख लें। कितनी अच्छी बात है। वही नहीं सीखते हैं। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सब चीज़ों में पंडित बन जाते हैं, बस प्रेम में पंडित नहीं होते हैं। बहुत अच्छी बात लगी, बहुत अच्छी बातें रही, और यूं ही प्रेम बरसाते रहें, यूं ही प्रेम लुटाते रहें। और बहुत अच्छा लगा निखिल जी आप यहाँ पर पधारे। तरुण, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। ढेर सारा प्यार आपके लिए, और ढेर सारा प्यार उन सब लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पर देखकर प्रेम दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी। और अब दर्शकों, देखते रहिए डीडी राजस्थान के अन्य कार्यक्रम। आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को धरती धुरारी से। नमस्कार।